डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज हम डिस्कस करते हैं 11th क्लास की बायोलॉजी। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट बताया था, सजीव जगत, सजीव क्या होता है बताया था। हमने आपको बताया था कि जीवधारियों के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, ये हम आपको बता रहे थे, जिसमें हमने 2 पॉइंट बताए थे कि ग्रोथ क्या होती है। तो हमने ग्रोथ में बताया था कि अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी निर्जीव व सजीव का कोई भी आकार बढ़े, उसके भार में वृद्धि हो जाए, उसके संख्या में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं ग्रोथ। सेकंड हमने बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किस में होता है। तो हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो सजीवों में होता है, पर कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती है, वो अपने जैसे संतान को जन्म नहीं दे सकते। जैसे हमने उसमें बताया था खच्चर, उर्वरर मानव यानी कि बांध मनुष्य जो होते हैं उनमें भी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो और श्रमिक मक्खियों की बात बताई थी हमने कि जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं उनमें जनन क्रिया नहीं होती है और वो अपने समान बच्चों को पैदा नहीं कर पाती हैं, और उनकी जो जाति होती है वो वहीं पर सीमित रह जाती है। आइए आगे आपका अगला फीचर देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, लक्षण या कह सकते हैं लक्षण हम देखेंगे। अगला लक्षण आपका है उपापचय। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब वृद्धि और जनन बताया था तो उसमें हमने बताया था कि ये जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो निर्जीव और सजीव दोनों में पाई जाती है, और जनन जो होता है सभी जीवों में होना चाहिए, पर कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जनन क्रिया नहीं हो सकती है और वो अपने समान नए संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। उनमें भी उनका विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखते हैं उपापचय। उपापचय इंग्लिश में उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सजीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका जब उपयोग किया जाता है तो वो उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं उपापचय। उपापचय क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपचयी क्रियाएं, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, उनमें ऊर्जा का उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसको सजीव कैसे ग्रहण कर पाता है। तो उपचयी क्रिया में क्या होता है कि ये एक तरह की संश्लेषणात्मक क्रिया होती है, सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, और इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो जब ये क्रिया स्टार्ट होती है अपचयी क्रिया, तो ये सरल अणुओं से जटिल अणुओं या कह सकते हैं पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु इसमें भाग लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें अपचयी क्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें संपन्न होती है। तो पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और भूमि से या कह सकते हैं मृदा से जल को ग्रहण करते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश होता है यानी कि HNU भी कह सकते हैं उसको, दिखाते हैं सूर्य के प्रकाश को, लाइट को हम दिखाते हैं, और क्लोरोफिल
क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों का रंग ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब पौधों में क्लोरोफिल होगा और उन्हें प्रकाश मिलेगा और वो पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेंगे और जल को मृदा से ग्रहण करेंगे, तो ये सारी क्रियाएं मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं आप ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज नहीं, हम आप कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर सरल अणु हैं, ये सरल अणु मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जटिल पदार्थों में इनका परिवर्तन हो रहा है। और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में बाई प्रोडक्ट के रूप में ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और साथ में जल भी बनता है और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा भी व्यय होती है। तो इस प्रकार से अपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का या जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं अपचयी क्रियाएं या एनाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। सेकंड आपका होता है अपचयी क्रियाएं। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जटिल अणु जो होता है वो सरल अणुओं में टूट जाता है, उनका सरल अणुओं में विखंडन हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारी श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब वो ऑक्सीजन गैस को एक्सेप्ट करता है, श्वसन क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। या कह सकते हैं श्वसन क्रिया में अपचयी क्रियाएं होती हैं। अपचयी क्रियाओं को विश्लेषणात्मक क्रिया कहते हैं और इन क्रियाओं में कार्बनिक पोषक तत्व के विघटन के बाद सरल अणुओं का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर जो बनी हुई है, इसको मनुष्य क्या करता है, भोजन के रूप में वहाँ से पौधों से लेता है। और जब वो पौधों से लेता है तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनका विघटन करते हैं। तो ये क्या करेगा, सरल अणुओं में टूटेगा। तो जब इनका विघटन होता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में जल बनता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा भी व्यय होती है। इस प्रकार से देखा जाए एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस के मिले संपूर्ण रूप को ही उपापचय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी जीवधारी के शरीर में या किसी जीवधारी या उसके बाह्य वातावरण के मध्य पदार्थों और ऊर्जा के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं उपापचय क्रिया। यहाँ पर अब हमें देखना है कि जो उपापचय क्रिया है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। तो हम कभी भी उपापचय की क्रिया को निर्जीवों में नहीं देखते हैं, ये हमें सिर्फ सजीवों में ही मिलता है। तो ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण होता है। सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण ये होता है। इसी प्रकार से हम अगली
अगला लक्षण देखेंगे सजीव का। अगला लक्षण होता है संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जीव जहाँ पर भी रहते हैं वो अपने वातावरण में निरंतर जो परिवर्तन होता रहता है उनका अनुभव करते हैं, और जो वो अनुभव करते हैं उसे ही हम कहते हैं संवेदनशीलता। यानी कि जब जीव जहाँ भी रहता हो अपने वातावरण में किसी भी परिवर्तन का अनुभव करे उसे हम कहेंगे संवेदनशीलता। जैसे गर्मी हो रही है, अभी हम फ़ैन को ऑफ़ कर दें तो हमें समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर गर्मी हो रही है, या फिर बहुत तेज़ ठंड लगने लगे तो हमें ये महसूस होने लगेगा कि बहुत तेज़ क्या हो रहा है। अगर डाउन हो जाए टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का तो हमें जस्ट पता चल जाएगा कि हमें क्या हो रहा है, ठंडक की अनुभूति हो रही है। तो ये कहलाती है संवेदनशीलता। या कोई भी हमको धीरे से इस तरह टच कर दे या कोई पिन को चुभा दे तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि किसी चीज़ का हमें अनुभव होगा, जिसको हम नाम देते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता और दूसरी चीज़ होती है अनुकूलनशीलता। अब उसी के अनुसार संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं जिससे उस वातावरण में जीवित रह सकें, उसे हम कहते हैं अनुकूलनशीलता। यानी कि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो हम अपने आप को अनुकूलित रखने के लिए फ़ैन, एसीज़ और कूलर आदि चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो वो होती है अपने आप को अनुकूलित करते हैं उस ढंग से। कभी कभी बहुत बार नहाते हैं, नहाने से भी क्या होता है, हम उस गर्मी को सहन करने की क्षमता रख पाते हैं। तो ये होती है उस एटमॉस्फेयर में रह करके अपने आप को ढाल करके अनुकूलित बना करके वहाँ पर रहना अनुकूलनशीलता कहलाती है। तो अनुकूलनशीलता उन क्रियाओं में जो जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जहाँ पर क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है और उस वातावरण में हम जीवित रह सके, उसके लिए हम अपने आप को उस स्थिति में ढालते हैं, उसे हम कहते हैं अनुकूलनशीलता। या कभी कभी पौधों में देखा होगा आपने कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज जो होते हैं वो खेतों में बिखर जाते हैं, पर जब फिर उनका सीज़न आता है तभी वो ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। यानी कि जब उनके अनुसार उनको टेम्परेचर मिलता है, उनकी जो जनन की क्षमता होती है, जिस समय होती है, तो उस टाइम वो अनुकूलित हो करके एक नए पौधे का उनमें से निर्माण होता है। तो सीज़न में वो अपने आप को ग्रो करते हैं। इस तरह से संवेदनशीलता और अनुकूलता देखी जाती है। संवेदना क्या है? किसी चीज़ का अनुभव करना। कोई हमारे पीछे चल रहा है, हमको लग रहा है कोई चल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, संवेदना का अनुभव हो रहा है। पीछे हम देख रहे हैं कोई भी नहीं है, पर अगर उस एटमॉस्फेयर में हम रहते हुए अपने आप को उसी एटमॉस्फेयर के अनुरूप ढालते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुकूलनशीलता। अगला पॉइंट आपका है जीवन चक्र। अगला पॉइंट आपका होता है जीवन चक्र। जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। सभी जीवों का हाँ, एक चीज़ देखिए, संवेदनशीलता और अनुकूलनशीलता सिर्फ सजीवों में ही देखने के लिए मिलता है। जैसे किसी डेस्क या बेंच को हम कोई पिन चुभाते हैं तो उसको किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होगी, ये सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है। तो ये सजीव का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल हमें सिर्फ सजीवों में देखने को मिलती है। सजीव क्या करता है? सजीव जो होता है वो एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करता है। जैसे उनका जन्म होता है,
वे विकसित होते हैं, उनमें प्रजनन क्रिया होती है और कुछ समय के बाद वे वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जीवन चक्र। ये सारी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो जैसे आपने जीवन चक्र को पौधों में भी देखा होगा, पौधों के बीज को क्या करते हैं, खेतों में बोया जाता है, खेत में उनके अनुकूल उनको ढाला जाता है, फिर उस बीज को उसमें मिट्टी में खेतों में बोया जाता है, फील्ड में बोया जाता है और फिर उसमें से अंकुरण होता है। अंकुरण के पश्चात उनमें पौधे निकलते हैं, उनमें पौधों का विकास होता है, वो पौधा बड़ा होता है और उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल आते हैं और लास्ट में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीवन चक्र। अगला पॉइंट आपका है जीवन चक्र। जीवन चक्र एक प्रकार का सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता, इसलिए ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। छठा देखेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को आप सब जानते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य यानी कि एक सेंटेंस तो आपको मिल रहा है प्रोटो और एक मिल रहा है प्लाज्म। तो प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट। क्या होता है? प्रोटो मीन्स होता है, एक सेंटेंस आपको क्या मिला है? प्रोटोस, और दूसरा सेंटेंस आपको क्या मिला है? प्लाज्मा। तो प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट और प्लाज्मा मीन्स होता है फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ही क्या है? आपका जीव द्रव्य है। इसमें क्या होता है कि ये मान लिया एक कोशिका है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? एक कोशिका है, कोशिका में एक केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रक में एक अंतःप्राद्रव्ययी जालिका पाई जा रही है। इस तरह से अंतःप्राद्रव्ययी जालिका पाई जा रही है। उसमें एक पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें। इस तरह से इसी कोशिका के अंदर गाल्जी काय पाया जाता है। इस तरह से आप देखते हैं। इसी कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया, बहुत सारे कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया के भीतर इस तरह से बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं माइटोकांड्रिया। इसे हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसे हम नाम देंगे न्यूक्लियस, केंद्रक। इसे हम नाम देते हैं गोल्गी बॉडी। इस प्रकार से, और इन सब का जो मूवमेंट होता है कोशिका में जीव द्रव्य के कारण ही होता है। ये आपका प्रोटोप्लाज्म है। ये जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो जीव द्रव्य का ही होता है। तो ये आपका जो बिखरा हुआ पूरे कोशिका में जो पाया जा रहा है विस्तृत रूप से, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है।
ये जीवधारियों की भौतिक आधारशिला कहा जाता है और जीवद्रव में सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। जीवद्रव में होने वाले जितने भी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं और जीवद्रव और वातावरण के बीच जो भी आदान प्रदान की क्रियाएं होती हैं वो सब जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। ये आपका जीवद्रव्य हो गया। जीवद्रव्य जो होता है वो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, एक विशिष्ट लक्षण कहलाता है, एक विशिष्ट लक्षण कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेल स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट आपका जो है वो आपका कोशिका संरचना होती है। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका जो होती है वो जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवों का शरीर जो होता है वो अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और जो जीव होता है कभी कभी एक कोशिकीय जीव भी होता है जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना इत्यादि। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव का शरीर क्या होता है, अधिक कोशिकाएं जो होती हैं मिल करके एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करती हैं। तो कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर हम जब सेल आपको बताया जाएगा तो उसकी संरचना हम आपको बताएंगे डिटेल में। अगला पॉइंट आपका है मूवमेंट, यानी कि गति। गति किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया जो होती है वो गति कहलाती है। यानी कि गति जो होती है जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। जिस तरह कोशिका संरचना है, कोशिका संरचना भी एक जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है क्योंकि ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता। जो निर्जीवों को सजीव से अलग करता है वो सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। गति किसे कहेंगे, गति जो होती है वो जीवधारियों का एक मुख्य लक्षण होता है। ये कोशिका के अंदर जीवद्रव्य भ्रमण का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है, या कह सकते हैं गमन कहलाता है, या कह सकते हैं मूवमेंट कहलाता है। जंतु क्या करता है कि भोजन या अनुकूल वातावरण के लिए वो खोज में निकल पड़ता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जिसे हम कहते हैं गति। अगला पॉइंट आपका है श्वसन। अगला पॉइंट आपका है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन के बिना किसी भी जीवधारी का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि सजीव जो होता है वो श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। जैसे पौधे क्या करते हैं, अपनी श्वसन क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। और जो जंतु होता है वो रिलीज़ हुई ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ग्रहण करता है और
वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जिसे पौधे अपने श्वसन क्रिया में यूज़ कर लेते हैं। तो जो श्वसन क्रिया होती है, जीवधारियों में हर समय श्वसन क्रिया होती रहती है। इस क्रिया में क्या होता है, जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, और इस क्रिया द्वारा कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा क्या होती है, उसमें मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा द्वारा समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। ये एक कैसी क्रिया हो जाएगी, एक अपचयी क्रिया हो जाएगी। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि उपापचय क्या है। उपापचय में दो क्रियाएं होती हैं, एक उपचयी क्रिया होती है, एक क्या होती है, अपचयी क्रिया होती है। तो ये एक प्रकार की अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक रिएक्शंस है। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 प्लस, ये मनुष्य क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेगा, और इसमें क्या होगा, अपचयी क्रिया में क्या होता है, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होना। तो इसमें से सरल पदार्थ बन जाएंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और ये क्या कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिसे बाद में ये पौधे इसे यूज़ करते हैं। प्लस जल बनता है, और साथ में ऊर्जा भी रिलीज़ होती है। ऊर्जा कितनी रिलीज़ होगी, लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है वो श्वसन क्रिया में रिलीज़ होती है। एक चीज़ और आपको बताएं कि जब जो इंसान होता है, श्वसन क्रिया एक नॉर्मल क्रिया होती रहती है हमेशा, पर जब इंसान दौड़ता है, कोई बच्चा है वो भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें क्या करता है, बहुत तेज़ सांस लेता है वो, और जब सांस लेता है तो उतना ऑक्सीजन तो उसे नहीं मिलना है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो चेंज होने लगता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लगभग उसमें 28 किलो कैलोरी ऊर्जा ही क्या होती है, रिलीज़ होती है। ऐसे में क्या होता है कि ये क्रिया बिना ऑक्सीजन के होने लगती है, और जो बच्चा होता है या जो मनुष्य दौड़ रहा है उसको थकन की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके अंदर किसका निर्माण होने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। कैसे, जैसे C6H12O6 सीधे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड जा करके मनुष्य के स्थान पर ये क्या करती है, इकट्ठा होने लगती है, और इसमें लगभग 28 किलो कैलोरी ऊर्जा ही निकलती है। यानी कि बिना ऑक्सीजन के अनऑक्सी श्वसन हो गया, बिना ऑक्सीजन के ही इसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया हो जाती है। तो ये आपका था श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता। किसी भी निर्जीव को आपने कभी श्वसन क्रिया करते, हिलते डोलते कभी भी नहीं देखा है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन, पोषण। बिना पोषण के किसी भी सजीव की वृद्धि असंभव होती है। यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है उसे पूर्ण न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसकी बॉडी को। पोषण क्या होता है, पोषण हमें कहाँ से मिलता है, पोषण हमें हमेशा भोजन से ही मिलता है। हमारे शरीर को पोषण, सजीवों को पोषण कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। जीवद्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की ही आवश्यकता होती है। हरे पौधे क्या करते हैं, पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और जो मृदा होती है वहाँ से जल और खनिज पदार्थ को ग्रहण करके
सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की उपस्थिति में वो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि बनाते रहते हैं और जंतु इन्हें पौधों द्वारा प्राप्त करते रहते हैं, जिससे पोषण शरीर को प्रचुरता से मिलता रहता है। तो इसे हम कहते हैं पोषण। ये सजीवों का एक कैसा लक्षण है? सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण होता है। सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। अगला लक्षण आपका है उत्सर्जन। अगर बॉडी में पोषण पहुंचता रहे और उस बॉडी से किसी भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन ना हो तो उसमें अनेक व्याधियां मनुष्य में पैदा होंगी और वहाँ पर कोई भी पोषण या कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। उत्सर्जन को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन। सभी जीवधारियों में विविध उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बहुत अन्य प्रकार के अनावश्यक हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा अमोनिया बनता है, यूरिया बनते हैं। ये सारे पदार्थ क्या करते हैं? जीवधारी उन्हें निरंतर क्या करता है? शरीर से बाहर निष्कासित करता रहता है, शरीर से बाहर रिलीज़ करता रहता है, निकालता रहता है, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। डियर स्टूडेंट्स, ये था जीवधारियों का लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो हमको आप फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं और आप लाइक और कमेंट्स करते रहिए। जहाँ तक हो सके वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।